तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हार्डनेस के क्या टाइप्स होते हैं और हार्डनेस जो है वो उसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। साथ में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सुनो ध्यान से। हम लोगों ने कल की क्लास में यहां तक स्टडी कर लिया था कि हार्डनेस जो होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स की अवेलेबिलिटी इन वाटर, अगर वाटर के अंदर ये सॉल्युबल सॉल्ट्स आ जाएं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो फिर उस सिचुएशन में हार्डनेस वाटर में आ जाती है और वाटर जो है वो लेदर नहीं देता विथ सोप। तो ये जो हार्डनेस है ये दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। एक हमारे पास जो है एक टेम्पररी होती है और एक परमानेंट होती है। अब ये टेम्पररी और परमानेंट किस बेसिस पे कही जाते हैं, तो ये टेम्पररी हार्डनेस जो है ये होती है टाइप्स ऑफ हार्डनेस में कि अगर आपने वाटर को बॉईल किया या उनको आप किसी एक नॉर्मल या फिजिकल मेथड से रिमूव कर सकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो टेम्पररी हार्डनेस है। टेम्पररी हार्डनेस जो है वो बेसिकली बाइकार्बोनेट्स की अवेलेबिलिटी अगर है वाटर के अंदर, तो फिर वहां पर टेम्पररी हार्डनेस आएगी। तो टेम्पररी हार्डनेस की अगर बात की जाए, टेम्पररी हार्डनेस, तो बेसिकली टेम्पररी हार्डनेस जो है ये हमको किस वजह से होगी टेम्पररी हार्डनेस, ये होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bicarbonate, due to presence of bicarbonate ions or bicarbonate of मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूं, bicarbonate of calcium, bicarbonate of bicarbonate of calcium and magnesium, calcium and magnesium। तो ये हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस हो गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और टेम्पररी हार्डनेस जो है इट कैन बी रिमूव्ड बाय बाय बॉइलिंग, और इसको एक और मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, दैट इज क्लार्क मेथड। तो इसको जो रिमूव, अगर रिमूवल की मैं बात करूं तो इसका जो रिमूवल है वो दो तरीके से किया जा सकता है टेम्पररी हार्डनेस का। तो अगर मैं रिमूवल की बात करूं तो पहला जो है वो है बाय बॉइलिंग। अगर आप बॉइल कर दो तो ये हार्डनेस चली जाती है वाटर से, अगर वो टेम्पररी नेचर की हुई। और टेम्पररी नेचर मतलब उसमें बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट्स पड़े हुए हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग यानी कि जैसे सपोज ये हमारे पास CaHCO3 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम का या मैग्नीशियम का, आपने इसको बॉइल किया, ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, या तो ये साथ में हमको CO2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट नीचे कलेक्ट हो जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ये इस तरह से हम लोग बॉइलिंग के थ्रू टेम्पररी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं अगर टेम्पररी हार्डनेस वहां पर है। दूसरा इसका जो मेथड है रिमूव करने का वो है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्लार्क्स मेथड, इसमें हम लोग एक सब्सटेंस यूज करते हैं कि कितना वहां पर बाइकार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट जितना होगा उसके हिसाब से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम की क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक के जो भी हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस आई है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से, तो वाटर के अंदर से जब हमें उस हार्डनेस को दूर करना है तो पहले हम लोग मेजर करेंगे कि वहां पर कितनी क्वांटिटी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और उसी बेसिस पर हम लोग उसमें ऐड करेंगे स्लेक्ड लाइम। तो वाटर के अंदर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सपोज ये हमारे पास है, मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटी वहां पड़ी हुई थी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम आपने यूज किया,
ऐड किया सिलेक्ट लाइम और ये हमारे पास कन्वर्ट करके दे देगा इसको कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट में और साथ में वाटर रिमूव कर देगा उसमें से। तो ये इस तरह से कुछ रिएक्शन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की भी सेम रहेगी। सिमिलर वे में आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, हाँ बेटा पता कैसे चलेगा कितना सिलेक्ट लाइम लेना है? इट डिपेंड्स, आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लीटर ऐसा पानी है, अब 10 लीटर में से आप एक छोटा सा क्वांटिटी सिलेक्ट कर लीजिए 10 ml, और 10 ml में आप ये चेक कर लीजिए कि वहां पर कितना अवेलेबिलिटी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस आप किसी और सब्सटेंस के थ्रू चेक कर सकते थे कि किसी और सब्सटेंस को आपने डाला तो वो सब्सटेंस कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया। तो जितना एक टाइट्रेशन एक मेथड होता है, वहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट की आप प्रेजेंस चेक कर लो। जब आप उस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस चेक कर लोगे, फॉर एग्जांपल वो 1 लीटर के अंदर पता पड़ा कि अराउंड 20 या 30 ml, इतना मतलब इतनी क्वांटिटी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है वहां पर, तो फिर 10 लीटर के हिसाब से हम लोग उतना सिलेक्ट लाइम, जितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा उतना हम लोग उसमें सिलेक्ट लाइम डाल देंगे, अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास का वैल्यू, तो फिर ये रिएक्ट कर जाएगा। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, एक बॉइलिंग मेथड है, एक क्लार्क मेथड है। इसके अलावा जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है उसको निकालने के काफी सारे अलग अलग मेथड होते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस होगी किसकी वजह से, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ताकि मैं आपको परमानेंट हार्डनेस के बारे में बता सकूं। देखो नंबर 2 पर हमारे पास आता है, यहां पर सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये जो परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस ये है किस वजह से परमानेंट हार्डनेस, ये बेसिकली परमानेंट हार्डनेस जो है ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से, क्लोराइड और सल्फेट्स के प्रेजेंस की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। अब परमानेंट हार्डनेस को हम लोगों को अगर रिमूव करना है तो इसके रिमूवल के कई अलग अलग तरह के मेथड्स हो सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग इन मेथड्स को स्टडी करते हैं। पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, बाय सोडियम कार्बोनेट, बाय सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसको वॉशिंग सोडा भी हम लोग कहते हैं, वॉशिंग सोडा। तो ये रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सपोज हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से कोई सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से एक परमानेंट हार्डनेस आई है। तो यहां पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा के साथ इसकी रिएक्शन करके हम लोग यहाँ पर एक सब्सटेंस बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल नेचर का होगा और साथ में सोडियम क्लोराइड अलग कर देगा। तो इम्प्योरिटी जो है कैल्शियम क्लोराइड की यानी कि जिसकी वजह से हार्डनेस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। इवन मैं यहाँ पर ये रिएक्शन लिख सकता हूँ कि जो कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट लिख देता हूँ, कैल्शियम या मैग्नीशियम कुछ भी आप लिख दीजिए, तो कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट ये रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रोडक्ट में जो देता है वो सल्फेट बना देता है, यानी कि इसका प्रेसिपिटेट बना देता है। और साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, तो ये MgCO3 जो है इसका यहाँ पर इनसॉल्युबल एक प्रेसिपिटेट या कार्बोनेट बन जाता। तो ये पहला मेथड है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा की हेल्प से हम लोग परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है दैट इज कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड जो है, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना कि कैल्गन्स मेथड जो है इसमें हम लोग एक
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में अभी स्टडी नहीं किया, क्लास 12th का पार्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली ऐसे सॉल्ट जो कुछ इस तरह के फॉर्म में लिखे जाएं, लाइक सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये एक कंपाउंड मैंने लिया, या मैं इसके अलावा कुछ और भी यूज कर सकता था। तो सोडियम हेक्सा सॉरी इसका मैं नाम ही लिख दे रहा, दिस इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिएक्ट करा देते हैं हम लोग वाटर में प्रेजेंस सल्फेट या क्लोराइड, इनसे हम लोग रिएक्ट करा देते हैं। मैं एक क्लोराइड वाली रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे CaCl2 को अगर मैं रिएक्ट कराऊं इससे, दैट इज सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, इससे रिएक्ट करा दूं तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, लाइक दिस Na2 Ca2 PO3 होल 6। ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और साथ में NaCl निकाल दे, और साथ में NaCl ये निकाल देगा, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने एक क्लोराइड लिया है, मैं एक सल्फेट की रिएक्शन भी दिखा सकता हूं, यहां पर सिमिलर टाइप से रिएक्शन होगी, बट वहां पर NaCl के प्लेस पर सोडियम सल्फेट बन जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर एक और रिएक्शन इसकी लिख देता हूँ। सही, रिएक्शन याद करनी है। हाँ, जितनी चीजें बताई जा रही है बेटा याद ही करना पड़ेंगी। देखो नेक्स्ट में रिएक्शन दे सकता था सल्फेट वाली, सपोज 2CaSO4, शायद पहली वाली बैलेंस थी, हाँ बैलेंस थी, इसको मैं रिएक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं किसी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से, तो ये हमको प्रोडक्ट में एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्रोवाइड करता है, साथ में इट विल कन्वर्ट इनटू सल्फेट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो मेथड हो गए, एक तो हमारे पास एक सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा से, और कैल्गन्स प्रोसेस में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज कर रहे हैं। एक और हमारे पास तरीका होता है परमानेंट हार्डनेस हटाने का, उसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेड मेथड। देखो नंबर 3 इज परम्यूटेड मेथड। परम्यूटेड मेथड में क्या करते हैं हम लोग इसमें कि जो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये मैंने वर्ड यूज किया सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो Al2 Si2O8, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये हम लोग बोलते हैं। तो इस सब्सटेंस की हेल्प से, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है, इस सब्सटेंस की हेल्प से हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं वाटर में प्रेजेंस जो भी क्लोराइड या सल्फेट की जो इम्प्योरिटीज है उससे हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देता है उसको कुछ ऐसे फॉर्मेट में जो कि हमारे पास एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाए, या इनसॉल्युबल कोई सब्सटेंस बन जाए, कॉम्प्लेक्स नहीं इनसॉल्युबल कोई
सब्सटेंस बन जाए। बट ये जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है, ये जो है हाइड्रेटेड फॉर्म हो गया, ये अब हमारे पास जो है ये हाइड्रेटेड फॉर्म है इसका। तो जब इसको रिएक्ट कराया जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म को किसी सब्सटेंस से, लाइक सपोज कैल्शियम क्लोराइड से ही रिएक्ट करा दिया, तो ये फॉर्म जो करेगा वो फॉर्म करेगा कैल्शियम, और ये पूरा जो सब्सटेंस है दैट इज Al2Si2O8 और .XH2O जो है ये अलग हो जाएगा, और सोडियम जो है सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके 2NaCl बना ले। तो इस तरह से ये हमारे पास कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट बना देता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट में, कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट में। तो हर एक स्पेसिफिक जो आप सब्सटेंस ले रहे हो और वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में आए, तो जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो उस बेसिस पे कहा जाता है ये परम्यूटेड मेथड है। इसमें पूरा एक प्रोसीजर एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया जाता है, बट मैं ओनली रिएक्शंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या रिएक्शन होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम लोग एक साथ टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। नंबर 4 इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड का मैं एक डायग्राम आप लोगों को सेंड करूंगा आफ्टर दी क्लास। आप यहां जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो आप लोग उससे बनाना अपने नोट्स के अंदर जब डायग्राम बनाओ। मैं एक प्रोसीजर बता दे रहा हूं यहाँ पर बेसिकली होता क्या है आयंस एक्सचेंज मेथड में। अब क्योंकि जैसा कि ये वर्ड है आयन एक्सचेंज मेथड, इट मींस हम लोग यहाँ पर आयंस को एक्सचेंज कराने वाले हैं। हमें पता है कि जो हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से या फिर क्लोराइड्स की वजह से या फिर सल्फेट्स की वजह से, ये इन वजहों से हमारे पास हार्डनेस आ सकती है। तो इनमें के अंदर चाहे वो क्लोराइड आयन पड़ा हो, चाहे वो सल्फेट आयन पड़ा हुआ हो, चाहे वो बाइकार्बोनेट आयन पड़ा हुआ हो, हमारा मेजर जो मुद्दा है यहाँ पर हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि इनके आयंस जो हैं ये कन्वर्ट होके किसी दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो यहां पर जो है हम लोग एक ऐसा प्रोसीजर यूज करते हैं जो कि 2 चेंबर को कंटेन करता है। आयन एक्सचेंज मेथड में 2 चेंबर हैं। एक चेंबर का पर्पस है कि वो कैटायंस को चेंज करे और दूसरा चेंबर जो है वो एनायन को एक्सचेंज करे। तो यहां मैं जो डायग्राम आपको भेजने वाला हूं इट विल बी लाइक दिस, कि इस तरह का कोई डायग्राम होगा जिसमें हम लोग अपना वाटर प्रोवाइड करेंगे। सपोज ये एक ऐसा, इस प्रोसीजर में ये हार्ड वाटर हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले वाला पेज दिखा दें, ये रहा बेटा इसके पहले वाला पेज, जल्दी से देखिए। नहीं बेटा, आयन एक्सचेंज मेथड और परम्यूटेड मेथड अलग अलग है। आयन एक्सचेंज मेथड जो ये परम्यूटेड मेथड है ना, इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है इसको। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड के नाम से जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि वो आयन एक्सचेंज, क्योंकि इसमें जो है हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक वाला आयन एक्सचेंज है। और ये जो आयन एक्सचेंज मेथड है ये बेसिकली ऑर्गेनिक वाला है, जिसको हम लोग सिंथेटिक रेजन भी बोलते हैं। ये हमारे पास ये ऑर्गेनिक वाला है, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको हम लोग, और इसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रेजन्स मेथड।
तो यहां क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि यहां पर दो एक्सचेंजर हैं, एक कैटायन के लिए एक्सचेंजर है, दूसरा जो है वो एक एनायन के लिए एक्सचेंजर होता है। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है जिसमें हम लोग काफी सारे सब्सटेंस भर देते हैं। यहां से यह हार्ड वाटर जा रहा है इसमें। ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं आप इससे देख के नहीं बनाना, मैं जो आपको डायग्राम भेजूंगा आप उससे बनाना, तो अच्छे तरीके से डायग्राम आपका बन पाएगा। ये जो है ये कुछ इस तरह से, तो यहां से हम लोग जो है ये डाइल्यूट एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड यहां से हम लोग भेजते हैं ताकि रीजनरेशन होता रहे आयंस का। ये जो हार्ड वाटर आपने भेजा उसके अंदर कौन कौन से आयन जा रहे होंगे, कैल्शियम आयन जा रहे होंगे, मैग्नीशियम आयन जा रहे होंगे, और सल्फेट आयन जा रहे होंगे, या क्लोराइड आयन जा रहे होंगे। तो ये सारे आयन्स यहाँ पे जा रहे हैं इसके थ्रू, ये यहाँ से आयन्स यहाँ पर गिर रहे हैं। तो ये जो आयन्स गिर रहे हैं, ये जो डाइल्यूट एसिड आप दे रहे हो, ये आगे भी प्रोसीजर बढ़ता है, ये कुछ ऐसे, और ये किसी दूसरे चैम्बर से कनेक्टेड होता है लाइक दिस। और यहां पर मैं एक वाटर, प्योर वाटर निकलने के लिए एक पाइप दे रहा। वेस्टेज निकलने के लिए आप यहां से वेस्टेज निकलने के लिए एक अलग पाइप लगाओगे दोनों में। ये वेस्टेज पाइप है जो वेस्टेज निकालेंगे। ये सबसे पहले यहां से जो आपके पास डाइल्यूट एसिड जो है ये क्या करेगा, कैटायंस को जो है रोकने की कोशिश करेगा। कुछ कैटायंस को रोक लेगा जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन मेनली इनको रोकेगा। और यहां से ये जब कलेक्ट हो जाएगा तो आगे जो है वो सॉफ्ट वाटर यहाँ पे पहुंचना स्टार्ट करेगा। ये सॉफ्ट वाटर के मतलब H+, Cl-, सल्फेट, ये सारे जो है ये जो जितने भी नेगेटिव यानी एनायंस जो है, ये एनायंस यहाँ पर पड़े होंगे जो आगे बढ़ रहे होंगे। इसने कैटायंस को रोकने की कोशिश की, यानी कि एक चैम्बर जो है वो कैटायंस को रोकने के लिए लगा हुआ है, और दूसरा जो है ये चैम्बर में हम लोग यहाँ से, जैसे यहाँ पर एसिड भेज रहे थे तो यहाँ से हम लोग इस पाइप के थ्रू भेजेंगे बेसिस यानी कि एल्कलीज को। यहाँ से जाने वाले हैं एल्कलीज फॉर रीजनरेशन। ये एल्कलीज जाएंगे। ये क्या करेगा, जब यहाँ पर ये सारे आएंगे तो ये जो एनायन एक्सचेंजर है ये बाकी एनायंस को रोक देगा, केवल दो लोगों को आगे बढ़ने देगा, दैट इज H+ और OH-, और फाइनली हमको प्योर वाटर मिल जाएगा। ये जो हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड है, इस मेथड से एक साथ टेम्पररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। अब इसमें क्या केमिकल इक्वेशन होगी वो भी मैं लिख दे रहा हूं, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या क्या इसमें केमिकल इक्वेशन होगी वो समझ लो। सबसे पहले जो आप यहां पर एक एसिड भेज रहे थे, तो ये एसिड जो है सपोज कैल्शियम क्लोराइड, तो ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे कैल्शियम एसिटेट में। H+ आयन अलग हो जाएंगे, Cl- अलग हो जाएंगे। या सपोज हमारे पास मैग्नीशियम पड़ा हुआ होता तो मैग्नीशियम क्या करता, रिएक्शन को बैलेंस कर दे रहा मैं यहाँ पर, तो 2R COOH। और सपोज मैग्नीशियम का कोई सॉल्युबल सॉल्ट पड़ा हुआ था वाटर के अंदर तो ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देता, और साथ में यहां से आयंस बना देता। और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर एक एल्कली भी ले रहे हो, जैसे कि हमारे पास R, सपोज आपने NH4OH ये लिया, साथ में आपने H+ Cl-, इसको नेक्स्ट एक्सचेंजर में जब पहुंचाया तो इसने रिएक्ट करके NH3Cl यानी कि ये बना लिया, और साथ में HOH यानी कि H2O बना दिया। तो ये बेसिकली प्रोसीजर हुआ। तो एक जगह पर कैटायन गए और एक जगह पर हमारे पास एनायन गए।
तो इसीलिए हम लोग इसमें बोलते हैं कि यहाँ रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं कि रीजनरेशन जो हो रहा है रेजन्स का, यानी कि कैटायंस एनायंस का, तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख सकता हूं कि कैटायन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एक एसिड यूज किया था, लाइक कोई भी एसिड, जैसे कि सपोज HCl वगैरह। तो जब ये जो जो ये सब्सटेंस बना था, दैट इज RCOO होल 12Ca, यानी कैल्शियम का एसिटेट, ये अगेन इसमें कन्वर्ट हो गया होगा, जो कि हम लोगों ने एसिड लिया था, और कैल्शियम क्लोराइड ये इधर पे कन्वर्ट हुआ होगा। अगर एनायन एक्सचेंजर की हम लोग बात करें तो एनायन एक्सचेंजर में यहाँ पर सपोज जो हमारे पास आपने NaOH ले लिया, NaOH, और साथ में RNH3 जो Cl होगा वो इससे इसमें कन्वर्ट किया गया होगा, और ये इसमें, और कंटिन्यूसली प्रोसेस को बार बार दोहरा के हम लोग फाइनली वाटर निकाल लेते हैं प्योर फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक और मेथड था टेम्पररी हार्डनेस निकालने का। तो परमानेंट हार्डनेस निकालने का, बट यहाँ पर परमानेंट और टेम्पररी दोनों एक साथ निकल सकते हैं। तो अभी आपने 4 जो मेथड्स पढ़े, चाहे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी निकाला जा सकता है, NaOH से भी हम लोग वाटर का परमानेंट हार्डनेस निकाल सकते हैं, वो भी रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट इनसे रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है। कैल्गन्स प्रोसेस में हमने देखा कि कोई कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट में हमने देखा कि जो परम्यूटेड मेथड है, परम्यूटेड मेथड जो है वो सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट, यानी ये एक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया गया, और इसने जो है जो भी कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट है, इनसे अपने आयंस का एक्सचेंज किया, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज बोल रहे हैं, और ये कैल्शियम का या मैग्नीशियम का एल्यूमिनो सिलिकेट बना देगा, और साथ में NaCl या Na2SO4 ये सब्सटेंस बना देगा। और हमने क्या देखा कि जो आयन एक्सचेंज जो सेकेंड मेथड है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड बोल रहे हैं या सिंथेटिक रेजन्स मेथड बोल रहे हैं, इस मेथड में 2 आयन एक्सचेंजर यानी कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर ये वर्क कर रहे हैं। कैटायन वाला पार्ट अलग अलग रिएक्ट करा रहा है, एनायन वाला अलग रिमूव कर रहा है, और केवल वो छोड़ रहे हैं तो H+ और OH नेगेटिव को छोड़ रहे हैं, जैसे कि फाइनली हमको पानी मिल रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर था हार्डनेस को निकालने का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, लास्ट पेज का। द नेक्स्ट टॉपिक इज हैवी वाटर। तो हैवी वाटर को पहले तो बनाते कैसे हैं? तो हैवी वाटर को बनाने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है वाटर का बार बार इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ जाता है हैवी वाटर बनाने के लिए, और जिस वजह से जब हम लोग काफी बड़ी क्वांटिटी में वाटर लेते हैं तो हैवी वाटर बनाने के लिए बहुत छोटी क्वांटिटी में हमको वाटर मिलता है। तो ये जो हमारे पास हैवी वाटर है, हैवी वाटर हमें ज्यादा मतलब इतना याद नहीं रखना इसके बारे में। हैवी वाटर दैट इज D2O। तो हैवी वाटर का अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन में मैं डायरेक्टली ये बोलूंगा कि यहाँ पर हम लोग को रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है वाटर का। रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसमें अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो या हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हो, जिसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाते हैं वाटर के साथ, एक मेटल की रॉड डाल देते हैं कंटेनर के अंदर, एक स्टील का पूरा सेल रहता है जिसमें पानी होता है, और निकल का एक एनोड हम लोग उसमें लगा देते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बार बार कराते हैं कि वाटर की क्वांटिटी 1/7 रह जाए, फिर अगेन हम लोग क्वांटिटी को फिर से हम लोग उसको अगेन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और ये इलेक्ट्रोलिसिस बार बार कराने पर फाइनली हमको D2O बहुत छोटी सी क्वांटिटी में मिल पाता है। तो रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमको वाटर का रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमको जो है हैवी वाटर मिलता है। इसको एक तो रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस आप कह सकते हो, जिसको प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसके अलावा इसके आपको अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि जो वाटर है
ये वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू H+ एंड OH नेगेटिव। तो D2O जो है ये हमारे पास, क्योंकि बार बार रिपीटेडली कराते 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 ये H जो है वो D में कन्वर्ट, H बेसिकली जो 1H1 है वो बेसिकली 1H2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ये वाटर का कंटिन्यूसली रिपीटेडली इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमको 1H1 कन्वर्ट हो जाता है 1H2 में। तो उसकी जो दो प्रोसेस है, बस केवल आप एक बार रीडिंग कर लेना फ्रॉम एनसीईआरटी के पूरा प्रोसीजर, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने टेम्परेचर पे, मतलब अराउंड 300 कितना टेम्परेचर पे उनको हम लोग बार बार कंटिन्यूसली बॉईल कराते रहते हैं, 1/7 लेके आते हैं, फिर बॉईल कराते हैं। तो ये पूरा एक जो प्रोसीजर है एक बार इसको रीड कर लेना। इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो हैवी वाटर जो है ये D2O जो है वो कलरलेस ही नेचर के होता है, ये भी टेस्टलेस ही है, और ये भी एक लिक्विड फॉर्म में जो होता है, ये भी एक मोबाइल लिक्विड है यानी फ्लूइड है, ये भी ऑर्डरलेस भी होता है ये। तो मैं अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज में मैं कह सकता हूं पॉइंट नंबर 1 दैट इज ये जो है कलरलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है, ये टेस्टलेस है, टेस्टलेस, एंड मोबाइल लिक्विड यानी कि फ्लो करने की टेंडेंसी है, एंड मोबाइल लिक्विड। और मैं इसमें ये कह सकता हूं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही लिख दे रहा हूं सीधे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हैवी वाटर का वो स्लाइटली लेस होता है देन वाटर। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हैवी वाटर, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने की टेंडेंसी है वो वाटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू हैवी वाटर। अगर इसके कुछ अदर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हैवी वाटर जो है वो ऑर्डिनरी वाटर है उसके कंपैरेटिवली कमर्शियली मतलब केमिकली वो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे H2O रिएक्ट करता है। तो जैसे सोडियम के साथ अगर आप वाटर की रिएक्शन देखते हो कि जो हमारे पास सब्सटेंस बन जाता है NaOH, तो यहाँ पर NaOD बनेगा। बट H और D को आप ये मत सोचिए कि OH है ये D है, हाइड्रोजन मान के चलिए दोनों को। तो केमिकल जो रिएक्शंस जो आपने वाटर की पढ़ी हुई है उसी तरह से आप रिएक्शंस आप कह सकते हो कि उसी तरह से हैवी वाटर की भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो पॉइंट नंबर 3 अपन ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ D2O is similar with water, is similar with H2O, but reactions of D2O is slow as compared to water, as compared to water, as compared to water। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए हैवी वाटर का, फिर मैं इसके एक दो यूसेस बता देता। इसका जो मेन यूज है हैवी वाटर का वो एक मॉडरेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब मॉडरेटर के फॉर्म में मतलब क्या समझना, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो मेन यूज तो इसका सबसे पहले यही है कि इट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर। इसका मतलब क्या हुआ न्यूट्रॉन मॉडरेटर का? जब न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मेशन किया जाता है तो वहां पर जो फिजन होता है यूरेनियम का, उसकी वजह से जो नंबर ऑफ रेज निकलती हैं यूरेनियम की, हम लोगों को जो न्यूट्रॉन्स, ये बहुत सारे न्यूट्रॉन्स को कंटेन करके चलता है। यूरेनियम की बात कर रहे हो, यूरेनियम 235 ये इसका एटॉमिक मास होता है। तो जब इसका फिजन होता है, ये फिजन बहुत तेजी से होता है। तो जो हैवी वाटर होता है वो क्या करता है, वो यूरेनियम के जो
न्यूट्रॉन्स का एक स्पीड है फैलने का, उसको स्लो कर देता है। यूरेनियम के जो न्यूट्रॉन्स के फैलने का मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चारों तरफ फैलेंगे, मतलब अपन न्यूक्लियस को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में। तो वहां से जो एकदम से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और रेज निकलती हैं, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो हैवी वाटर है वो उसका प्रोसेस को स्लो कर दे। ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर। इसके अलावा हैवी वाटर के थ्रू हम लोग ड्यूटेरियम का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब इन फॉर्मेशन ऑफ D2। इसके अलावा हम लोग इससे और सब्सटेंस भी बना सकते हैं, लाइक जैसे अमोनिया होता है या फॉस्फीन होता है या सोडियम हमारे पास H2SO4 होता है। इसी तरह से इन फॉर्मेशन ऑफ अपन कह सकते हैं कि अमोनिया के प्लेस पर ND3, D और H एक ही तरह से है, या आप कह सकते हो PD3, या आप कह सकते हो H2SO4 की जगह D2SO4। ये सब को फॉर्म करने में भी ये काम में आता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए, तो आप इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आवर लास्ट टॉपिक। बट इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अलावा मैं एक छोटा सा पार्ट और पढ़ाऊंगा, तो शायद कल या परसों की क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए ताकि मैं संडे या मंडे तक आपको पूरा ये लर्न करा सकूं क्लास के अंदर। ओके सर। ओके बेटा।